हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू चैनल डीपी फाउंडेशन। तो आज हम 11वीं कक्षा का नया फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मतलब क्या है, इसमें हम सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के ऊपर जो जो प्रॉपर्टीज है उसका हम स्टडी करने वाले। उस पर कौन से फोर्सेस एक्ट होने वाले, उसका वो फोर्स एक्ट करने के बाद उसमें क्या चेंजेस होने वाले वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो सॉलिड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड मास, सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके पहले हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड मास। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड मास मतलब क्या रहता है, जो सॉलिड सपोज आप ये सॉलिड्स बॉडी में कंसिडर करता हूं। अब ये सॉलिड्स बॉडी में ये नीचे से ऐसे फिक्स करते हो, ऐसे आप इमेजिन कीजिए कि ये नीचे से फिक्स और यहाँ पर रखी हुई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो सॉलिड्स है इसका जो शेप है कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। जब मैं इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अब मैं लगाता हूं, देखो ये एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद ये बॉडी का क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। मतलब ये बॉडी क्या हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। मतलब क्या, उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो अभी फाइनल पोजीशन ऐसी हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, इस बॉडी का जो शेप और साइज चेंज हो रहा है। किसकी वजह से, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ, ये जो फोर्स है ये मतलब कौन सा फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है वो शिफ्ट होके ऐसी हो रही है। ये क्यों हो रही है, मतलब क्या हो रहा है कि जो बॉडी, हम बॉडी ऐसी कंसिडर करें कि बॉडी इलास्टिक मटेरियल है। मतलब क्या है कि बॉडी रबर से बनी हुई है। जब तक बॉडी पर कोई फोर्स ने एक्ट हो रहा है, मतलब अब मैं फोर्स निकालता हूँ और बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता हूँ। देखो इस बॉडी पर ओरिजिनल पोजीशन पे ये फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं। अब इसको क्या करते हैं, कहते हैं कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब मैं इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करते क्या कर रहा हूँ, उसको ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ और जो फोर्स लगाने के बाद बॉडी की क्या हो रही है, जो इनिशियल पोजीशन थी वो चेंज हो रही है। ये इनिशियल पोजीशन किसकी वजह से चेंज हो रही है, वो एक्सटर्नल फोर्स। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या करते हैं कि इसको एक्सटर्नल फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। मतलब डिफॉर्मिंग मतलब क्या है कि बॉडी को क्या कर रहा है, वो डिफॉर्म कर रहा है। देखिए बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है वो क्या हो रही है, अभी फाइनल हो रही है। अब क्या करते हैं कि मैं ये जो फोर्स है अभी हम निकालता हूँ। क्या हो रहा है बॉडी, आप देखो बॉडी ऐसी हो रही है, क्या हो रही है। इसके बाद मैं फोर्स निकालने के बाद ये बॉडी कैसे बने, रबर की बने। आपको सभी को पता है कि रबर को हम स्ट्रेच करने के बाद वो क्या करता है, इनिशियल पोजीशन पे आता है। अब मैं क्या करता हूँ, और जो फोर्स मैंने निकाला, अब क्या करेगा, जो बॉडी है वो सीधे सीधे वो ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही है। ये ओरिजिनल पोजीशन किसकी वजह से आ रही है, वो भी तो कुछ तो भी फोर्स होगा ना। वो बॉडी की जो इंटरनल कैपेसिटी, खुद की कैपेसिटी है, उसकी वजह से वो क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा ना, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। वो जो फोर्स रहता है वो फोर्स बोलते हैं रिस्टोरिंग। मतलब क्या, रिस्टोर हो रहा है, ओरिजिनल पोजीशन पे वो बैक आने की कोशिश कर रहा है, उसको बोलते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। अब वो देखते हैं हम, ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है। जो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो बॉडी की जो कैपेसिटी है, इंटरनल जो कैपेसिटी है टू गेट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसके ऊपर है रिस्टोरिंग फोर्स देखते हैं। अब हम, आप सभी को पता है कि अब हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टीज है, जो सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसी चेंज होती है। अब देखो सॉलिड्स का क्या हो रहा है, मैंने बताया अभी आपको, डेफिनेट शेप एंड मास। सॉरी मैं यहाँ पे शेप लिखने भूल गया, यहाँ पर डेफिनेट शेप एंड मास है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दो एग्जाम्पल के बारे में आपको बताता हूँ। आपको मैं रबर और जो है, मतलब क्या बोलते हैं हम, कीचड़, उसको हम क्या करते हैं, वो जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था मैंने, वो जो डिफॉर्मिंग जो फोर्स लगाया उसका हम अप्लाई करते हैं। अब देखो मेरे हाथ में ये रबर का बैंड है। अब मैं इस रबर बैंड को क्या करता हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ। मतलब क्या, दोनों साइड से मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद क्या रहा है, जो बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये पोजीशन में अभी क्या करता हूँ, मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ देता हूँ, मतलब निकाल देता हूँ। ये देखिए इसके बाद क्या कर रहा है, बॉडी जो आ रही, जो बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में आई कि नहीं। अभी मैं सेम जो फोर्स है वो कीचड़ के ऊपर लगाता हूँ। सपोज आप कंसीडर कीजिए कि ऐसा कीचड़, उसके ऊपर मैंने ऐसा फोर्स लगाया ऊपर से, वो क्या होगा, वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि इस बॉडी में जो है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो रबर है, वो इनिशियल पोजीशन पे क्या क्यों आ रहा है कि बॉडी पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स तो मैंने बताया, पर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो हम देखते हैं। अब देखेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स के हम एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखता हूं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स, अब यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, चेंज इन शेप और साइज, चेंज इन शेप और साइज, और बोथ ऑफ द बॉडी by applying external force, is called as deforming force। मतलब इसका क्या अर्थ है कि हम जो बॉडी का जो चेंज इन, मतलब देखिए चेंज इन शेप और साइज ऑफ और बोथ ऑफ द बॉडी बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। जब भी किसी हम बॉडी पे, ऐसी बॉडी है या बॉडी पे क्या कर रहे हैं हम, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद ये बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन अब ये फाइनल पोजीशन ऐसे हो जाएगी कि नहीं, ये क्या हो रहा है जो एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई कर रहा है, इसको मैंने क्या बोला है कि डिफॉर्मिंग फोर्स। अब ये डिफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, बॉडी का क्या हो रहा है, साइज और शेप चेंज हो रहा है, और ये किस पे डिपेंड रहेगा, मेरा जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा मेरा क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं। सीधी सीधी बात है ना, जितना मैं बॉडी को उतना पुल करूंगा उतनी ही बॉडी आगे जाएगी कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि उतना ही उस बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखने वाले उसी चैप्टर में से इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। मतलब क्या, सॉलिड्स का हम इसमें बिहेवियर चेक देखने वाले। सबसे पहले हमने अभी देखा क्या कि कुछ बॉडी है, मतलब अभी मैंने रबर का बैंड देखा था, वो बैंड को मैंने क्या कहा था, ऐसा खींचा था, खींचने के बाद क्या हो रहा था, वो उसके ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा था कि नहीं। ये देखो मैंने अभी फोर्स निकालने के बाद ये देखो इसका ओरिजिनल पोजीशन पे आया कि नहीं। इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोल सकते हैं। ये वो जो बॉडी है, मैंने जो अभी इसके खींचने के बाद वो फोर्स निकालने के बाद क्या हो रहा है, वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है कि नहीं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक बॉडी। और वो जो प्रॉपर्टी है ओरिजिनल पोजीशन पे आने की, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। इसको अभी हम डेफिनेशन देखिए, इफ द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, it is called as elastic body and the property is called as elasticity। अब ये इलास्टिसिटी और जो प्रॉपर्टी है ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, ये सीधा ये जो बॉडी में है रिस्टोरिंग फोर्स पे वो डिपेंड रहेगी। जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा उसी बॉडी में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो जाएगी। अब हम देखेंगे, अब ये देखो मैं बॉडी को खींचने के बाद ये कंप्लीटली ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब जो बॉडी है, जो बॉडी होती है, जो बॉडी कंप्लीटली ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है, ओरिजिनल पोजीशन पे फोर्स निकालने के बाद वापस आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं हम उसको, परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या कि फोर्स निकालने के बाद वो जो बॉडी है वो अपने कंप्लीटली पोजीशन पे वापस आ जाए। अब मैं ऐसे आपने बॉडीज देखी होगी कि फोर्स हम जो इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच करने के बाद वो कंप्लीटली ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते, ऐसे कुछ तो भी बॉडीज होगी कि नहीं, उसको हम बोलेंगे सीधा सिर्फ इलास्टिसिटी बोलेंगे और इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। और कुछ बॉडीज ऐसी रहती है कि मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि उसको हम खींचने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स देने के बाद वो कंप्लीटली अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और ये जो इलास्टिक जो बॉडी, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जो है ये डिपेंड्स अपॉन किस पे ऊपर डिपेंड्स है, कंप्लीटली रिस्टोरिंग फोर्स पे ऊपर डिपेंड्स है। जितना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उतना ज्यादा
उस बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेंगे। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कि आपने अभी मैंने बताया था कि आपको कीचड़ का एग्जांपल दिया था। उस कीचड़ में क्या होता था कि हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते, मतलब क्या उसको ऊपर से हम फोर्स लगाते, वो फोर्स हम इमीडिएटली निकाल देंगे। वो इमीडिएटली निकालने के बाद उस बॉडी पे वो रिगेन करता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है क्या, नहीं। वैसी बॉडी को क्या बोलते हैं हम, प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। क्या, देखो हम इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। इफ द बॉडी does not regains its original shape and size after किसके बाद, after removing डिफॉर्मिंग फोर्स। मैं डिफॉर्मिंग फोर्स निकाल रहा हूं, वो निकालने के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए क्या, नहीं। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स ही इज कॉल्ड एज, उस बॉडी को क्या बोलेंगे हम, प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे, प्लास्टिक बॉडी। और वो ऐसी जो प्रॉपर्टी उस बॉडी में प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। इसका ये एग्जांपल क्या है, सीधा थिक मड। एग्जांपल देखिए इसका, थिक मड। अब हम इसका देखें। अब मैं क्या करता हूँ, कीचड़ पे ऊपर मैं ऐसा फोर्स लगाता हूँ। फोर्स लगाने के बाद क्या हो रहा है, मैं इमीडिएटली वो फोर्स निकाल लेता हूँ। वो फोर्स निकालने के बाद वो जो कीचड़ है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है क्या, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि अभी देखो इसका भी मैं रीजन बताता हूँ कि वापस क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि उस कीचड़ में और थिक मड में, इंग्लिश में हम उसको थिक मड बोलेंगे, उसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट रहेगी क्या, नहीं ना भाई। रिस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट रहती तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता ना। रिस्टोरिंग फोर्स उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। एब्सेंट होने की वजह से वो कीचड़ जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ऐसी ये दो जो प्रॉपर्टीज है, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी, वो जो है इस सॉलिड्स में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी की जो प्रॉपर्टीज है यही हम इस चैप्टर में देखने वाले। आपको पता चला है कि प्लास्टिसिटी क्या है, इलास्टिसिटी क्या है। ये दोनों का जो डिफरेंस है मेन, प्लास्टिसिटी में क्या हो रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो ज्यादा है, और जो प्लास्टिसिटी जो बॉडी उसमें वो कम है। इलास्टिसिटी में वो सबसे ज्यादा, इसलिए वो क्या हो रहा है कि अभी देखिए ना, ये रबर है, इसको मैं स्ट्रेच करने के बाद ओरिजिनल पोजीशन क्यों वापस आ रहा है, क्योंकि इस बॉडी में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, मतलब रिस्टोरिंग क्या, इसकी जो कैपेसिटी है ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की, वो बहुत ज्यादा है। और जो कीचड़ है, मतलब आप देखोगे कीचड़ क्या हो, आकार ऐसा समझो, इसके ऊपर में फोर्स लगा दो। फोर्स लगाने के बाद वो कुछ तो भी डिस्प्लेस हो जाएगा क्या, नहीं। डिस्प्लेस होने के बाद में अभी क्या करते हैं कि जो ऊपर का फोर्स है वो निकाल लेते। ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है क्या, नहीं। क्योंकि इस प्लास्टिक बॉडी में जो रिस्टोरिंग फोर्स, इसकी जो कैपेसिटी है कीचड़ की, वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई करेगा, पर उस पे उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। वो कैपेसिटी नहीं होने के लिए ये एब्सेंट है, इसलिए इस टाइप के बॉडी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। और जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा प्रेजेंट है उसको हम इलास्टिसिटी बोलेंगे। हमने इसके पहले क्या देखा था, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। जो इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स है किसके ऊपर डिस्क्राइब करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब हम जो कंसेप्ट पर देखने वाले स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे सीखने के लिए और आगे पढ़ने के लिए। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस कब डेवलप हो जाएगा किसी भी बॉडी, मतलब अभी ये मेरे कंसीडर कीजिए कि इस साइज की मेरे पास ये बॉडी, इस बॉडी में कब स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, मैं क्या करूंगा कि इसको दोनों साइड से खींचूंगा, ऐसा पी नाम का फोर्स है, ये दोनों साइड में स्ट्रेच करूंगा। ये स्ट्रेच करने के बाद तभी इस बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। स्ट्रेस कब डेवलप हो जाएगा, जब मैं इस बॉडी का स्ट्रेन रेजिस्ट करूंगा ना, तभी उस बॉडी में स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। अब हम स्ट्रेस की एग्जैक्ट डेफिनेशन देंगे, स्ट्रेस होता क्या है एग्जैक्ट। अब एक कंसिडर कीजिए कि
अब मैं बताता हूँ आपको कि ये बॉडी है मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब देखिए ये बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब तक रहेगी, जब तक इस बॉडी पर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। अब मैं इस बॉडी पर क्या करता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ। ये सपोज 1 न्यूटन का मैं इस बॉडी को फोर्स, अब भी ये क्या बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है कि इसके जो इंटरनल कैपेसिटी वो क्या रहेगा, वो जो फोर्स है इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में लगेगा क्या नहीं, वो भी कितना होगा 1 न्यूटन का। आप बताए होंगे कि ये 1 न्यूटन ही क्यों होगा, सीधा सीधा है ना। अब ये मेरे पास ये डस्ट है, इसको मैं अभी प्रेस करूंगा। प्रेस कब तक नहीं होगा है, जब तक मैं ऊपर का इसका जो फोर्स है इसकी कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं हो जाता। वैसे ही ये जो मेरा रॉड मतलब ये बॉक्स है, बॉक्स कब तक नहीं हिलेगा, जब तक मैं उस पे इसकी जो इंटरनल कैपेसिटी ऐसी कंसिडर कीजिए कि 1 न्यूटन है। अब मैं जब इसको 1 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगाऊं, सपोज अब मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, ये फोर्स लगाने के बाद ही ये बॉडी क्या हो जाएगी, ऐसी डिस्प्लेस हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका अर्थ यह है कि रिस्टोरिंग फोर्स और एक रिस्टोरिंग फोर्स, देखिए रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल जो फोर्स में अप्लाई कर रहा है उसको हमने अभी पढ़ा था कि डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या है, दोनों समान है। तभी हम बॉडी का क्या बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन, दैट इज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब हम देखने वाले कि इसमें हमने देखा क्या है कि जब तक बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट है तब तक वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाएगी क्या, नहीं। और जब हम बॉडी को कभी भी किसी बॉडी को हम बोलते हैं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में कब तक रहेगी, जब तक रिस्टोरिंग फोर्स उसकी खुद की कैपेसिटी और मैं उसको बाहर से ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, वो दोनों जब तक इक्वल है तब तक वो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी। अब हम एग्जैक्ट जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है वो हम अभी देखेंगे। अब बाद में हम स्ट्रेन का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रेन का कंसेप्ट बाद में। अब स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट क्या रहता है, इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट, किसके ऊपर लग रहा है फोर्स, पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। अब यहां पर देखिए मैंने क्या डेफिनेशन लिखी स्ट्रेस की, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। इसका हम सीधा फॉर्मूला देखेंगे। देखो स्ट्रेस का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या देखेंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इसको हमने क्या बोला था कि उसकी खुद की कैपेसिटी, वो हम क्या करेंगे, उसको एफ से डिनोट करेंगे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्या हो, एरिया। अब देखो यह इसका सपोज हम क्या करेंगे, ऐसा मेरे पास ये इस टाइप का ये मैंने ऐसा मेरे पास ये बॉडी, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, बरोबर। अब क्या करता हूँ, उस फोर्स का ये क्या है, उस बॉडी का क्या है, एरिया। अब मुझ पे इस बॉडी पे कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कैसे निकालेंगे, मेरे पास स्ट्रेस का सीधा सीधा फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। उतना इस बॉडी में क्या हो रहा है, स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। अब हम इस स्ट्रेस का क्या देखेंगे, उसके यूनिट्स क्या क्या है। यूनिट्स देखने के लिए हमको सभी को पता है कि फोर्स किस में मेजर करते हैं हम, फोर्स मेजर करते हैं हम न्यूटन में। और किसी भी बॉडी का, अब देखो बॉडी का जो एरिया है, सपोज ये मीटर में, ये मीटर में, ये बॉडी रेक्टेंगुलर थी, इसको हम एरिया कैसा करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में, ब्रेथ मीटर में, ये क्या हो रहा है, मीटर स्क्वायर। मतलब क्या करता है, इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसी को हमने पढ़ा था फ्लूइड्स में कि उसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 पास्कल। अब किसी भी चीज का यूनिट मालूम होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशंस निकालने के लिए किसी भी चीज के हमको यूनिट्स पता होने चाहिए। अब न्यूटन की यूनिट्स कैसे निकालेंगे वो हम पहले देखेंगे। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था कि न्यूटन का सेकंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। उसका जो फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी भी चीज का मास किस में मेजर करते हैं हम, केजी में। और एक्सेलरेशन मेजर करने के पास हमारे पास
क्या यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हो रहा है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए अब मेरे पास ये जो वैल्यू है न्यूटन की, मैं यहाँ पर पुट, क्या है मेरे पास न्यूटन की वैल्यू, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पहले से मीटर है ना डिवाइड में, उसको हम वैसे देखते मीटर स्क्वायर। ये मीटर, ये वाला मीटर एक कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है मेरे पास बचा है, केजी पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। अब हम इसके डायमेंशन निकालें। केजी का यूनिट है मास का, कितने टाइम आया है यहाँ पर, एक टाइम। यहाँ पर मास का क्या लिखता है, मैं पावर 1 लिखता हूँ। अब देखिए सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। टाइम सेकंड कितने बार आया है, 2 बार, मतलब टाइम भी क्या आएगा, 2 बार। देखिए t/2। ये देखिए यम, मीटर का यूनिट है लेंथ का, ये कितने बार आया है, 1 बार, मतलब l/1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ऊपर लेता हूँ। देखिए l/-1 m/-1 t/-1। मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रेस के जो डायमेंशन है, स्ट्रेस के जो डायमेंशन है वो क्या आ रहे मेरे पास। देखिए l/-1 m/-1 t/-1। ये देखिए स्ट्रेस की क्या डेफिनेशन लिखा है मैंने, इंटरनल डिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब क्या, उस बॉडी को जो इंटरनल उसकी जो कैपेसिटी है ओरिजिनल पोजीशन के आने के लिए, कितनी कैपेसिटी हो जाएंगी, वो जितना उस बॉडी का वो एरिया है उतनी उसकी कैपेसिटी हो जाएगी। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसके जो यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, 1 पास्कल। इसके डायमेंशन कैसे निकाले हमने, न्यूटन की वैल्यू क्या लिखी मैंने, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर मैंने पुट किए, ये नीचे वाला मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। इसका मैंने यूज करके मेरे पास जो फाइनल डायमेंशन है स्ट्रेस की क्या है, l/1 m/1 t/-2। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन आखिर होता क्या है, अब हम देखेंगे। स्ट्रेस देखने के बाद हम क्या देखेंगे, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि हमने अभी देखा कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद बॉडी में क्या आता है, डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब क्या, वो बॉडी की क्या हो रही है कि जो ओरिजिनल पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो रही है मतलब वो किसके हिसाब से चेंज हो रही है। अब देखो, अब मैं बॉडी को ऐसे खींच रहा हूँ, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ऐसी। अब मैं इसको खींचने के बाद क्या हो रहा है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं, ये मतलब इसकी लेंथ चेंज हो गई। मतलब क्या है, जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन किसके टर्म्स में आ जाएगा, उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। नहीं तो ये देखिए मेरे पास अभी सपोज कंसिडर स्पंज है, इसको मैंने अभी दबाने के बाद इसका जो ओरिजिनल शेप है वो चेंज हो जाएगा नहीं। मतलब क्या हो रहा है, इस बॉडी का क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं। मतलब क्या, स्ट्रेन किसके किसके फॉर्म में रह गया, उसके लेंथ चेंज हो जाएगी, इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और उसका क्या हो सकता है, उसका जो इनिशियल पोजीशन वो भी चेंज हो रही है कि नहीं। इन तीनों फॉर्म में हम स्ट्रेन रखेंगे। स्ट्रेन की सीधी सीधी डेफिनेशन है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। देखिए स्ट्रेन की डेफिनेशन, स्ट्रेन का सीधा सीधा फॉर्मूला है चेंज इन डायमेंशंस, चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस and original dimension, change in dimensional and original dimensions। देखिए इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, वो आपको ध्यान में आ जाएगा। अब देख कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास ये जो रॉड है, ऐसा कहीं इमेजिन कीजिए कि वो रॉड स्टील का है। अब मेरे पास इस रॉड की जो लेंथ है, मैं क्या करता हूँ, 5 मीटर है। इसकी इनिशियल लेंथ देखिए, इनिशियल वो कितनी मेरे पास, 5 मीटर। अब मैं क्या करता हूँ, उस रॉड को क्या करता हूँ, फोर्स लगाता हूँ इसी रॉड पे,
दोनों साइड से क्या करता हूँ, इसको खींचता हूँ। अब वो खींचने के बाद इस बॉडी में क्या हो रहा है, चेंज उसकी ओरिजिनल पोजीशन में कितनी थी, इसकी लेंथ 5 मीटर, अब ये कितने हो जाएगी, मैं कंसीडर करता हूँ कि 6 मीटर हो गई। मतलब क्या हो गया, दोनों साइड से 1-1 मीटर इसकी लेंथ बढ़ी। ऐसी इमेजिन कीजिए, ऐसी 1 मीटर की क्या हो गई, दोनों इतनी ज्यादा नहीं होती, पर आपको समझने के लिए मैंने बताया कि दोनों साइड से 1 मीटर होने के बाद मेरी इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 5 मीटर। अब वो कितनी हो जाएगी, टोटल मेरे पास चेंज इन लेंथ कितनी हो रही, मेरी जो चेंज इन डायमेंशन कितनी हो रही है, टोटल लेंथ अभी मेरे पास 7 हो रही है। अब मैं इसका स्ट्रेन निकालता हूँ, कैसे निकालू, देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला, स्ट्रेन इज इक्वल टू ओरिजिनल डायमेंशन कितने, मेरे पास चेंज इन डायमेंशन कितने, 7 मीटर, ओरिजिनल डायमेंशन कितने थे, 5। इसको हम सॉल्व करने के बाद हमारे इस बॉडी में कितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो हम निकालें। अब इसका यूनिट निकाल सकते क्या, नहीं ना भाई, इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, इसका यूनिट क्या है, अब देखो लेंथ का में ऊपर क्या है, लेंथ, नीचे लेंथ है, इसका यूनिट आ जाएगा क्या, नहीं। मतलब हम इसमें से एक ये निकाल सकते हैं कंक्लूजन की स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इट हैज नो यूनिट। सीधा सीधा है ना कि जब किसी बॉडी की यूनिटी नहीं होगी कि उसके डायमेंशन हो गए आएंगे क्या, नहीं। अब देखेंगे हम स्ट्रेस जो होता है, जो होता है वो तीनों फॉर्म में प्रेजेंट आएगा। मतलब कैसे आपको बता दो, स्ट्रेस का जो टाइप्स बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कितने कितने टाइप के किसी भी बॉडी पे जो स्ट्रेस लगते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। अब मैं बताता हूं आपको, पहला हम देखेंगे कि टेंसाइल स्ट्रेस। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी सीधी सीधी डेफिनेशन, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, if the deforming force is applied on the body along its length, ये सबसे महत्व, along, ये जो वर्ड्स है, along its length is called as tensile स्ट्रेस। अब मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊं, क्या करता हूं, अब मैं ये जो बॉडी इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, अब मैं इसको खींचता हूं दोनों साइड से, ये जो फोर्स है दोनों साइड से क्या है, एक ही डायरेक्शन में, देख अभी इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। अब क्या करता हूं, ये मेरे पास ऐसा देखिए कि रबर का बैंड, मैं क्या कर रहा हूं, इसको दोनों साइड से खींच रहा हूं। खींचने के बाद इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी कि नहीं। अब मैं देखता हूँ कि इसकी इनिशियल फाइनल जो पोजीशन है वो अब ऐसे हो जाएगी। खींचने के बाद इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ये थी, अब वो फाइनल पोजीशन ऐसे हो जाएगी नहीं। ये जो फाइनल पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस। क्या पढ़ते आपको इस डायग्राम से भी समझ आएगा, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊं। ये देखिए कि मेरी रॉड की लेंथ सपोज इतनी, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड से खींच रहा हूँ। खींचने के बाद क्या हो रहा है कि इस बॉडी में खींचने के बाद वो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा कि नहीं, इस बॉडी का कुछ तो एरिया होगा और मैं दोनों साइड से खींच रहा हूँ। वो जो खींचता हूँ दोनों, इसमें एक कंडीशन है, दोनों साइड से जो फोर्स है वो इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसको एक ही डायरेक्शन के ऐसे ज्यादा खींच रहा हूँ, एक डायरेक्शन से कम, ऐसा नहीं चलेगा, वो डेफिनेशन के खिलाफ हो जाएगा। मतलब क्या, सीधा सीधा कि इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाइड अलॉन्ग इट्स, लेकिन यहाँ इसकी जो लेंथ है, इसके लेंथ के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है वो कितने इस बॉडी पे एरिया पे लगेगा क्या नहीं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वहां बाहर फोर्स लगेगा। वो जो फोर्स लगने वाला है उसी एरिया पे लगने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। उसका जो सीधा सीधा फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया। समझ में आ गया। टेंसाइल मतलब क्या कि दोनों साइड से एक खींचना, मतलब जो फोर्सेस है वो एक ही डायरेक्शन में है क्या, नहीं, वो दोनों को डायरेक्शन देखिए ना, ये यहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है, तभी इस बॉडी में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कि दूसरा जो टाइप है वो क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब हम देखने वाले हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, वो एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखिए कॉम्प्रेसिव
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। अब देखिए आपको मैं सीधा प्रैक्टिकली यहाँ पर सिखाता हूँ। अब कंसिडर करिए कि मेरे पास ये सॉलिड बॉडी, ये सॉलिड बॉडी पे मैं क्या करता हूँ, ये मेरे हाथ में, हाथ का नीचे का फोर्स और ये ऊपर का फोर्स, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दबा रहा हूँ। मतलब क्या हो रहा है कि मैं बॉडी को पुश कर रहा हूँ कि नहीं, इस बॉडी को पुश कर रहा हूँ, ऊपर से और नीचे से ढकल रहा हूँ। इस धकेलने के बाद जो इस बॉडी में स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा, इस बॉडी में आप बोले कि स्ट्रेस कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ नीचे से और ऊपर से, देखिए नीचे और ऊपर से जो फोर्स लगा वो इस एरिया पे लगने वाला है कि नहीं। हमने आगे स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या पढ़ी, इंटरनल फोर्स, इंटरनल रिस्टोरेटिव फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब क्या, देखो ये मैं दोनों साइड से दबाने के बाद इस बॉडी में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा उसी स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और वो जो स्ट्रेस होता है वो पुश टाइप का होता है। मतलब क्या हो रहा है, ऊपर से और नीचे को, उसको क्या हो रहा है, बॉडी को क्या कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। उसका जो फॉर्मूला वो भी वैसा है, फोर्स बाय एरिया। मतलब क्या हो रहा है कि मैं ऊपर से और नीचे से सेमी फोर्स चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर से, देखिए ना आप ऊपर का फोर्स ज्यादा रख रहे, सपोज आप 15 न्यूटन रख रहे और नीचे का 10 न्यूटन रख रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर से ज्यादा कॉम्प्रेस हो जाएगी बॉडी और नीचे से कम हो जाएगी। इसका जो कॉम्प्रेसिव वो इक्वल हो जाएगा क्या, नहीं। इसके लिए यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों साइड से जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी इस बॉडी में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। तो इसके बाद हम आगे के लेक्चर में, मतलब हम कल देखेंगे कि शेयरिंग स्ट्रेस होता क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस क्यों आ जाता है किसी बॉडी पे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन के जो टाइप्स है ये हम कल देंगे। इसके लिए आपको हम क्या करना है, सीधे सिर्फ हमारे चैनल को जो लेक्चर्स है उसको हम आपको देखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।